नमस्कार दोस्तों, इग्नू स्मार्ट एग्जाम प्रेप पर आपका स्वागत है। आज हम बीपीएससी 105 तुलनात्मक राजनीति के सत्रीय कार्य यानी असाइनमेंट के सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज का यह वीडियो भाग 3 है। पिछले 2 वीडियो में हमने बड़े और मध्यम श्रेणी के प्रश्नों को बखूबी समझा और आज हम उन संक्षिप्त टिप्पणियों को हल करेंगे जो आपके पूरे स्कोर को बढ़ाने में सबसे बड़ी मदद करते हैं। जैसा कि स्लाइड पर हाईलाइट किया गया है, आज हम प्रश्न संख्या 6 से 10 तक के सभी उत्तरों को कवर करेंगे। यह वीडियो जुलाई 2025 और जनवरी 2026 सत्र के विद्यार्थियों के लिए रामबाण साबित होने वाला है, क्योंकि यहाँ हमने इग्नू के लेटेस्ट सिलेबस को ध्यान में रखा है। दोस्तों, अक्सर छात्र शॉर्ट नोट्स को हल्के में ले लेते हैं, लेकिन यही वो सेक्शन है जहां आप कम शब्दों में सटीक जानकारी देकर पूरे 6 नंबर हासिल कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं भाग 3 की यह विशेष क्लास। अब आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, यहाँ आपके असाइनमेंट का सत्रीय कार्य 3 दिया गया है। इग्नू ने यहाँ साफ निर्देश दिए हैं कि इन लघु श्रेणी के प्रश्नों के उत्तर आपको लगभग 100 शब्दों में देने हैं। हर प्रश्न 6 अंकों का है। अक्सर छात्र कंफ्यूज रहते हैं कि इतने कम शब्दों में पूरी बात कैसे कहें, तो आज मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे का इस्तेमाल करके प्रभावी उत्तर लिखा जाता है। स्क्रीन पर दी गई लिस्ट को देखिए। आज हम राजनीतिक समीकरण, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की चुनौतियां, उदारवादी बनाम समाजवादी लोकतंत्र, लॉर्ड सभा और वॉलस्टीन के सिद्धांत पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इन 5 सवालों में कम से कम 2-3 सवाल आपके फाइनल एग्जाम में जरूर टकराएंगे। तो चलिए सीधे चलते हैं एग्जाम के पहले सवाल यानी प्रश्न संख्या 6 पर। प्रश्न 6 आपकी स्क्रीन पर है, राजनीतिक समाजीकरण और राजनीतिक संस्कृति। दोस्तों, इसे समझना बहुत आसान है। स्लाइड पर दिए गए पॉइंट यानी राजनीतिक संस्कृति को देखिए। इसका मतलब है किसी समाज के लोगों के वो मूल्य और विश्वास जो उनकी राजनीति में तय करते हैं। जैसे भारतीयों का लोकतंत्र पर अटूट विश्वास हमारी राजनीतिक संस्कृति है। लेकिन ये विश्वास हमें आता कहाँ से है? यहीं पर रोल आता है राजनीतिक समीकरण का। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह वो प्रक्रिया है जिसके माध्यम से राजनीति के ये मूल्य एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक पहुंचते हैं। सोचिए, एक छोटा सा बच्चा कैसे समझता है कि उसे तिरंगे का सम्मान करना है या वोट देना कितना जरूरी है। वह यह सब अपने आसपास की चीज़ों से सीखता है। तो सरल शब्दों में कहें, वह मंजिल है जहां हमें पहुंचना है और समीकरण तथा समाजीकरण वह रास्ता है जिससे हम वहां पहुंचते हैं। यह प्रक्रियाएं कभी रुकती नहीं, बल्कि इंसान के पूरे जीवन भर चलती रहती है। अब आप सोच रहे होंगे कि समाजीकरण कैसे होता है। स्लाइड पर दिए गए माध्यमों पर ध्यान दीजिए। सबसे पहला और प्रभावी माध्यम है हमारा परिवार। बच्चा सबसे पहले अपने घर में राजनीतिक चर्चाएं सुनता है। इसके बाद आते हैं शिक्षण संस्थान यानी स्कूल और कॉलेज, जहां हम नागरिक शास्त्र पढ़ते हैं और देश के कानून को समझते हैं। आज के दौर में सबसे बड़ा माध्यम है सोशल मीडिया और मास मीडिया। टीवी, यूट्यूब और इंटरनेट हमारी राजनीतिक सोच को बनाने और बदलने में सबसे बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। अब इसका महत्व क्या है? जैसा कि स्लाइड नीचे वाले हिस्से में लिखा है, यह प्रक्रिया राजनीतिक स्थिरता सुनिश्चित करती है। अगर किसी देश का समाजीकरण सही नहीं होगा तो वहां के नागरिक अपनी व्यवस्था के खिलाफ खड़े हो सकते हैं। इसीलिए किसी भी देश के लोकतंत्र को मजबूत बनाए रखने के लिए यह प्रक्रिया रीढ़ की हड्डी की तरह काम करती है। अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की ओर, जो समकालीन चीन की राजनीति पर आधारित है। प्रश्न है, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी सीसीपी के समक्ष प्रमुख चुनौतियां। दोस्तों, चीन बाहर से कितना भी मजबूत क्यों ना दिखे, लेकिन वहां की सत्ताधारी पार्टी के अंदर कई बड़े संकट हैं। स्लाइड पर पहले पॉइंट को देखिए, आर्थिक और सामाजिक असमानता। चीन ने आर्थिक प्रगति तो बहुत की, लेकिन आज वहां शहरों और गांवों के बीच की खाई बहुत बढ़ गई है। यह पार्टी के साम्यवादी या समानता के वादे पर एक बड़ा सवाल या निशान है। दूसरी बड़ी चुनौती है भ्रष्टाचार। पार्टी के बड़े अधिकारियों में भ्रष्टाचार को रोकना राष्ट्रपति शी जिनपिंग के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बना हुआ है। इसके अलावा स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे जनसांख्यिकी संकट, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। चीन की आबादी अब बूढ़ी हो रही है और जन्म दर गिर रही है। इसका मतलब यह है कि भविष्य में चीन की फैक्ट्रियों में काम करने वाले युवाओं की कमी हो जाएगी। यह पार्टी के लिए एक ऐसा टाइम है जो आने वाले समय में चीन की अर्थव्यवस्थाओं को हिला सकता है। अब आते हैं इसके राजनीतिक और वैश्विक चुनौतियों पर। तो पहला जो बिंदु आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यह वैचारिक नियंत्रण है। तो यह जो आज जेन जी है या नई पीढ़ी है, वह इंटरनेट के दौर में अधिक
स्वतंत्रता चाहती है, जिससे पार्टी को सख्त नियंत्रण उसको दबाना चाहता है। उसके बाद जो है चीन की इस पार्टी के सामने कुछ अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियां या दबाव भी हैं। ताइवान मुद्दा हो या दक्षिण चीन सागर विवाद या हांगकांग में मानवाधिकार को लेकर चल रहे आंदोलन, इनसे चीन जो है दुनिया भर में अपनी आलोचनाओं को झेल रहा है। इसको निष्कर्ष के तौर पर आप यही लिख सकते हैं कि आर्थिक प्रगति बनाए रखते हुए एक दलीय नियंत्रण को बचाए रखना चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की सबसे बड़ी परीक्षा है। अब आते हैं एक क्लासिकल तुलना पर, जो है उदारवादी बनाम समाजवादी लोकतंत्र। अक्सर छात्र सोचते हैं कि लोकतंत्र तो एक ही होता है, लेकिन इसकी विचारधारा इसे दो अलग अलग रास्तों पर ले जाती है। स्लाइड के बाईं तरफ देखिए, उदारवादी लोकतंत्र। यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अधिकारों पर जोर देता है। यहाँ स्वतंत्रता, चुनाव, प्रेस की आज़ादी, बहुदलीय व्यवस्था सबसे प्रमुख होती है। अमेरिका और भारत इसके अच्छे उदाहरण हैं। वहीं दूसरी तरफ है समाजवादी लोकतंत्र। इसका फोकस व्यक्ति से ज़्यादा आर्थिक समानता पर होता है। यहाँ माना जाता है कि जब तक समाज में गरीबी और अमीरी का बड़ा फासला है, तब तक वोट देने की आज़ादी का कोई मतलब नहीं है। समाजवादी मॉडल में राज्य संसाधनों पर ज़्यादा नियंत्रण रखता है ताकि सबको बराबर का हिस्सा मिल सके। सरल शब्दों में उदारवाद स्वतंत्रता को चुनता है, जबकि समाजवाद समानता को चुनता है। तो दोस्तों, यहाँ तक हमने 8 सवाल कवर कर लिए हैं और मुझे यकीन है कि आपको अब पॉइंट्स याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही होगी। अगर आपको यह समझाने का तरीका पसंद आ रहा है तो अभी लाइक बटन दबाएं। आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके लिए ऐसे ही फ्री और क्वालिटी नोट्स लाते रहें। और हाँ, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, क्योंकि अगली वीडियो आपके एग्ज़ाम से पहले जो है यूनिट वाइज एक्सप्लेनेशन पर होने वाला है। प्रश्न संख्या 9 हमें ब्रिटेन ले जाता है। सवाल है कि ब्रिटिश संसद में लॉर्ड्स सभा की भूमिका। जैसा कि आप स्लाइड पर देख रहे हैं, इसे उच्च सदन या द्वितीय सदन कहा जाता है। इसकी सबसे अनोखी बात यह है कि इसके सदस्य जनता द्वारा नहीं चुने जाते। पॉइंट्स पर गौर कीजिए। इसमें वंशानुगत लॉर्ड्स, आजीवन सदस्य और धार्मिक गुरु शामिल होते हैं। आप कहेंगे कि लोकतंत्र में इनका क्या काम? दोस्तों, लॉर्ड सभा का मुख्य कार्य है पुनरीक्षण यानी रिवीजन। जब निचला सदन जल्दबाजी में कोई कानून बनाता है तो लॉर्ड सभा के अनुभवी लोग, जो वैज्ञानिक, वकील या रिटायर्ड जज होते हैं, उस पर ठंडे दिमाग से विचार करते हैं और कमियां निकालते हैं। हालांकि इनके पास शक्तियां बहुत कम होती हैं। ये किसी कानून को रद्द नहीं कर सकते, लेकिन उसे कुछ समय के लिए निलंबित कर सकते हैं, डिले कर सकते हैं, ताकि देश में उस पर बहस हो सके। तो ये इनकी शक्तियां हैं, लेकिन इनके पास धन विधेयक को रोकने के लिए कोई पावर नहीं है, बल्कि वो उसमें सिर्फ सुधार करवा सकते हैं और नकारात्मक काम उसमें नहीं कर सकते। निष्कर्ष के तौर पर आप लॉर्ड्स के सभा को पुनरीक्षण सदन कह सकते हैं, जो जल्दबाजी में लिए गए निर्णयों की समीक्षा करता है। अब हम दोस्तों आखिरी सवाल पर आ गए हैं, वॉलरस्टीन का वर्ल्ड सिस्टम विश्लेषण। इमैनुअल वॉलरस्टीन ने दुनिया को देखने का बिल्कुल नया नजरिया दिया। स्लाइड पर दिए गए पहले पॉइंट को देखिए। वे कहते हैं दुनिया को अलग अलग देशों के रूप में नहीं, बल्कि वो कहते हैं कि हमें दुनिया को अलग अलग देशों के रूप में नहीं, बल्कि एकमात्र वैश्विक बाजार के रूप में देखना चाहिए। उनका तर्क, वैश्विक पूंजीवाद ने दुनिया को एक ऐसी व्यवस्था में बांध दिया जहां अमीर देश हमेशा अमीर बने रहते हैं और गरीब हमेशा पिछड़े। उन्होंने पूरी दुनिया को 3 परतों में विभाजित किया। यह थ्योरी हमें यह समझाती है कि क्यों कुछ देश बहुत कोशिशों के बाद भी गरीब रह जाते हैं। चलिए अगली स्लाइड पर इन 3 परतों वाले मॉडल को विस्तार से समझते हैं। यह स्लाइड इस प्रश्न की जान है। यहाँ वॉलरस्टीन ने 3 क्षेत्रों को बताया। पहला है केंद्र, यानी वे ताकतवर देश जैसे अमेरिका, जर्मनी, जिनके पास आधुनिक तकनीक और बहुत पैसा है। ये कच्चा माल सस्ते में खरीदते हैं और महंगा फिनिश्ड गुड बेचते हैं। दूसरा है परिधि, ये गरीब और तीसरी दुनिया के देश हैं जो सिर्फ कच्चा माल और सस्ता लेबर सप्लाई करते हैं। और तीसरा सबसे दिलचस्प है अर्ध परिधि, जैसा कि आप स्लाइड पर देख पा रहे हैं। यह भारत और ब्राज़ील जैसे देश इसमें शामिल होते हैं। ये ना तो पूरी तरह अमीर हैं, ना ही पूरी तरह गरीब। ये केंद्र और परिधि के बीच एक बफर का काम करते हैं। वॉलरस्टीन कहते हैं यह पूरी व्यवस्था केंद्र के देशों को फायदा पहुंचाने के लिए ही डिजाइन की गई है। तो दोस्तों,
वॉलरस्टीन के इस सिद्धांत के साथ ही आज के पांचों शॉर्ट नोट्स पूरे होते हैं। निष्कर्ष के तौर पर आप लिख सकते हैं कि वॉलरस्टीन का यह विश्लेषण हमें वैश्विक राजनीति के आर्थिक सच को समझने में मदद करता है। तो दोस्तों, इसी के साथ हमने बीपीएससी 105 का पूरा असाइनमेंट पार्ट 1, 2, 3 सफलतापूर्वक समाप्त कर लिया है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके न केवल असाइनमेंट लिखने में बल्कि फाइनल एग्जाम्स की तैयारी में भी बहुत मददगार साबित होगी। अगर आपको यह पूरी सीरीज अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में हेल्पफुल जरूर लिखें। इससे मुझे पता चलता है कि मेरी मेहनत सफल हुई। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अब कर लें, क्योंकि अगले हफ्ते या आपके एग्जाम से पहले मैं बीपीएससी 105 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा। इस वीडियो को अपने इग्नू के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना ना भूलें। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।